आज जो चीज हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास इंट्रोडक्शन टू टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स दोनों असल में एक ही चीजें हैं। तो जहां आप मूवमेंट ऑफ फोर्स देखेंगे उसका मतलब यही होगा कि ये टॉर्क है। टॉर्क बेसिकली हम रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं, यानी कि फोर्स लगने की वजह से अगर रोटेशन पैदा हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि उस बॉडी पे एक टॉर्क लग रहा है। जैसे कि इस एनिमेशन में जो मैंने फेड डॉट कोलोरेडो डॉट edu की वेबसाइट से ली है, इसमें आपको एक सीसॉ दिखाई दे रहा है। तो ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये जो रॉड है या तो इस तरफ घूम सकता है या फिर इस तरफ घूम सकता है। तो अब अगर मैं एक 5 किलोग्राम का मैस रखूं इस जगह पर, तो आप ये देखेंगे कि एक वेट की फोर्स एक्ट करेगी। वेट की फोर्स एक्ट करने की वजह से ये क्या हो गया, इस पॉइंट के अबाउट इधर घूम गया है। तो यानी कि इस सीसॉ में एक टॉर्क पैदा हुआ है। तो अब आप इस तस्वीर में पहली वाली में देख सकते हैं कि ये आपके पास एक सी सॉ है जिसके ऊपर एक ये प्लैंक यानी कि कोई रॉड पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई मैसेज आपने नहीं रखे हुए। तो इसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन पैदा नहीं हो रही, यानी कि घूमना पैदा नहीं हो रहा। या ये समझ लें कि ये रॉड फिर घूम नहीं रहा। ना घड़ी की सुई की तरह जिस जो कि यूं होती है, जो कि यूं घूमती है जैसे कि ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, और ना ही घड़ी की सुई के मुखालिफ सिमत में जैसे कि कोई यूं हो। अब आप क्या करते हैं कि आप ये 5 किलोग्राम का मैस उठाते हैं और इस प्लैंक के इस कोने पर रखते हैं, यानी कि इस रॉड के इस कोने पर रखते हैं। तो जैसे ही आप रखते हैं, चूंकि इस रॉड ने इस पॉइंट के अबाउट घूमना है, यानी कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमना है, तो ये जो पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेशन करेगा उसको हम क्या कहते हैं, पिवट पॉइंट। अब ये क्यों रोटेट करेगा, क्योंकि जमीन इस मैस को अपनी जानिब एक फोर्स के साथ खींच रही है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या फिर इस बॉडी का वो क्या होगा, वेट। अभी जिस फोर्स के साथ खींच रही है वो वेट है, तो मैं अभी इसको नाम सिर्फ फोर्स के ना लिहाज से दे रहा हूं, तो वो एफ फोर्स है। अभी जो एफ फोर्स है वो पिवट पॉइंट के लिहाज से किसी फासले पे एक्ट कर रही है। तो पिवट पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पर ये फोर्स एक्ट कर रही है, यानी कि लग रही है, जिसकी वजह से आपके पास ये जो प्लैंक है यानी कि जो रॉड है वो घूम गया था, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे घड़ी की सुई इस तरह घूमती है ना, यूं। तो फिर ये जो पिवट पॉइंट से लेकर आपके पास जिस पॉइंट पर आपकी फोर्स लग रही है, यानी कि इस पॉइंट पे इसका वेट एक्ट कर रहा है जो कि नीचे की तरफ है, तो यहां तक का फासला जो है ना उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, जिसको मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। पिवट पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रही है वहां तक का जो फासला है वो मोमेंट आर्म कहलाता है, और उसको आप आर से लेबल करते हैं, जो कि आर में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं यूं। तो अब चूंकि आपके पास आपका ये जो रॉड है ये बिल्कुल उसी सिमत में घुमा है, उसी तरह घुमा है जैसे घड़ी की जो सुई होती है ना वो इस तरह जा रही होती है, तो ये जो टॉर्क पैदा हुआ है इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इसको भी मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं कि ये जो टॉर्क है ये क्या है, क्लॉकवाइज। और अगर ये घड़ी की सुई जिस तरह घूमती है उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में घूमता है जैसे कि ये यूं, तो आपके पास ये जो टॉर्क होता है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आप पॉजिटिव लेते हैं कन्वेंशन के तौर पर, जबकि क्लॉकवाइज टॉर्क को आप नेगेटिव लेते हैं। अब तो टॉर्क को फिर हम मैथमेटिकली यूं लिख सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ सिंबल के साथ, और वो इक्वल होता है आपके पास मोमेंट आर्म इनटू यानी प्रोडक्ट किसके साथ, फोर्स के साथ, तो वो एफ आ जाएगा। अब चूंकि टॉर्क मूवमेंट आर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपके पास मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा, यानी कि पिवट पॉइंट से जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं उस तक फासला ज्यादा होगा, तो आपके पास टॉर्क भी उतना ज्यादा होगा, यानी कि फिर रोटेशन भी उतनी आसान होगी। जबकि इसके बरक्स जितना आपका स्मॉलर होगा मूवमेंट आर्म उतना टॉर्क भी क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि फिर रोटेशन उतनी मुश्किल होगी। और इन दोनों बातों को आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं, जैसे कि ये आपका पिवट पॉइंट है और अब मैं इस मैच को ना पिवट पॉइंट से दूर फासले पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो मोमेंट आर्म ज्यादा होगा, इस वजह से जल्दी घूम जाएगा, ठीक है, तो रोटेशन आसान है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इसी तरह बैलेंस करता हूँ दोबारा, ठीक है, छोड़ देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैच को मैं थोड़ा करीब लेके जाता हूँ, तो अब देख रहे हैं कि थोड़ा आहिस्ता हुआ है, ठीक है, रोटेशन, इसका मतलब रोटेशन मुश्किल हुई है, क्यों, क्योंकि मोमेंट आर्म कम हुआ है। इसके साथ साथ अब अगर आप दोबारा यूं करें कि आप मैच को बिल्कुल पिवट पॉइंट के करीब ले जाएं, तो अब आप ये देख रहे हैं रोटेशन और बहुत कम हो गई है और मुश्किल हो रही है, तो टॉर्क अभी भी क्या है, फिर कम है। अब फिर आप
और बिल्कुल ही करीब लेके जाएंगे जैसे कि ये, तो अब आपको बात और ज़्यादा वाज़े समझ आ गई है कि जितना आप मोमेंट आर्म के पिवट पॉइंट के करीब होंगे तो मोमेंट आर्म असल में उतना छोटा होगा, तो आपके पास जो टॉर्क है वो उतना कम प्रोड्यूस होगा। और जितना आप आपका मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा जैसे कि ये, तो आपकी टॉर्क भी उतनी फिर ज़्यादा होगी, रोटेशन आसान होगी। इसी सेम वजह की वजह से आपके पास जब आप अपने घर का दरवाज़ा जैसे कि ये खोल रहे हैं, तो आपका जो घर का दरवाज़ा है असल में उसने ये जो लाइन है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका पिवट पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द इस दरवाजे ने घूमना है, ठीक है, चाहे वो बंद हो चाहे वो खुले। तो इस पिवट पॉइंट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर यहां तक का जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। अब आप दरवाजे को हमेशा ना कोने से खोलते हैं, इस कोने से, ठीक है। आप ऐसा नहीं करते कि आप यहां से इसको ओपन करते हैं या फिर यहां पे करीब से जाकर, क्योंकि जितना आप करीब जाकर धक्का लगाएंगे यानी कि फोर्स लगाएंगे इस दरवाजे को, तो उतना इस दरवाजे का घूमना यानी कि रोटेट करना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू या बनिस्बत जब आप दूर फासले पर उतनी ही फोर्स लगाएंगे। तो ये साइंस है दरवाजे के हैंडल के पीछे कि आप उसका जो दरवाजा खोलने का जो हैंडल होता है वो आप इस किनारे पे रखते हैं, ना कि इस किनारे पर। इसी तरह अगर आपने कोई नट खोलना हो तो आप इस चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसको मैं स्पैनर कह रहा हूं भी, या रेंच कह लें। अब एक शख्स इस पॉइंट ए पर खड़े होकर फोर्स लगाता है और दूसरा शख्स पॉइंट बी पर फोर्स लगाता है। अब रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट पैदा होगी ना, तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो क्या है, वो मूवमेंट आर्म है, ठीक है। तो अब आपके पास इस सिनेरियो में मूवमेंट आर्म छोटा है, तो फिर इस नट को खोलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर दूसरा शख्स जितनी पहला शख्स फोर्स लगा रहा था उतना ही दूसरा शख्स फोर्स लगाए, लेकिन वो ज्यादा दूर फासले पर लगाए, तो इसके लिए ये नट खोलना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा, और जितना टॉर्क ज्यादा होगा उतनी रोटेशन आसानी से होगी। अब बात करते हैं कि टॉर्क का यूनिट क्या है। तो टॉर्क असल में किसका प्रोडक्ट है, आर और एफ का, मोमेंट आर्म और फोर्स का। तो मोमेंट आर्म तो असल में कोई लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, जबकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो जो टॉर्क है उसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर। उसके साथ साथ जो टॉर्क है बेसिकली जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की खास बात क्या होती है कि इसका एक मैग्नीट्यूड होता है यानी कि नंबर, और साथ साथ डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो असल में इस चीज़ से वाज़ेह होगी कि क्या टॉर्क क्लॉकवाइज है जैसे कि घड़ी की सुई जिस तरह घूमती है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज है जो बिल्कुल घड़ी की जो सुई के मुखालिफ सिमत में जो घूमना होता है ना, घड़ी की नीडल का समझ लें, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कह सकते हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि हम टॉर्क की डायरेक्शन को कैसे मालूम कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट कर रहा है, कि क्या वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या टॉर्क को फाइंड करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट हैंड रूल का। तो इस राइट हैंड रूल को मैं आपको अपने सिनेरियो के लिए क्या करता हूँ बताता हूँ, उसी के लिहाज से आप समझ लीजिएगा। जैसे कि आपके पास ये जो है ना, आपके पास सीसॉ है, ठीक है, और इस पर आपने मैस रख दी है। तो राइट हैंड रूल के लिए आपने क्या करना है कि आपका जो पिवट पॉइंट से लेकर जो मूवमेंट आर्म का फासला है वो जिस तरफ है, आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियां उस तरफ कर लेनी, जैसे कि यहाँ पर यूं, क्योंकि ये फासला इस तरफ है तो आपके दाएं हाथ की उंगलियां इस तरफ होगी। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं कि इफ वी पुट आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर, यानी कि मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन में आपने अपनी उंगलियों को पॉइंट कर देना है। उसके बाद जिस जानिब आपकी जो फोर्स लग रही, जैसे कि इस सिनेरियो में इस बॉडी का जो वेट है वो नीचे की जानिब एक्ट कर रहा है, तो इस तरह, तो आपने अपनी उंगलियों को कर्ल कर लेना, यानी कि घुमा देना है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि इस एनिमेशन में आपके पास ये जो उंगलियां हैं ये आर यानी कि मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन को बता रही हैं, और जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होगी जैसे कि यहाँ पे कर्ल करेगा, ये आपके सिनेरियो में डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बता रहा है। तो आप अपना देख रहे होंगे कि जो अंगूठा होगा ना वो अंदर की तरफ होगा, तो फिर जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी बस। तो ये था आपका राइट हैंड रूल। अब इसको मैं मुकम्मल लिख भी देता हूं। तो जो पहली स्टेटमेंट थी वो ये थी कि इफ वी पुट आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर एंड कर्ल देम टू द डायरेक्शन ऑफ एफ, यानी कि आप अपनी जो उंगलियां हैं उनको डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आर्म की तरफ रखें, जबकि जो अपनी उंगलियां हैं उनको जिस तरफ फोर्स लग रही है उस तरफ घुमा दें, तो जो अंगूठा जिस तरफ भी जा रहा होगा वो असल में डायरेक्शन होगी किसकी, टॉर्क की।
तो आज हमने क्या स्टडी किया कि हमने इंट्रोडक्शन टू टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स को पढ़ा, जिसमें टॉर्क हमने ये जाना कि ये रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है, यानी कि फोर्स लगने की वजह से एक चीज़ अगर घूमने लग जाए तो हम क्या कहते हैं, उसमें टॉर्क है। जैसे कि यहाँ पर आप इस नट को खोल रहे थे तो ये घूम रहा था, किस तरह से घूमा, फोर्स लगाने की वजह से।